हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को, यानी कि 11 से लेकर 17 मार्च 2024 के बीच का आपका जितना भी इम्पॉर्टेंट अपडेट है रिलेटेड टू करंट अफेयर उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ये पूरी वीडियो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, तो उसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी जिनके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो बिना देरी करे शुरू कर लेते हैं वीडियो को। और आज की हमारी वीडियो का पहला प्रश्न है, मार्च 2024 में हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो देखिए, अगर हम बात करें हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री, तो ये बने हैं नायब सैनी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, ये आपको ध्यान रखना है कि नायब सैनी ये अभी हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। और ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो ये है बीजेपी पार्टी के नेता, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और इन्होंने स्थान लिया है मनोहर लाल खट्टर का। तो देखिए, अभी रिसेंटली मनोहर लाल खट्टर जी ने अपने पद से इस्तीफा दिया था, और उन्हीं के इस्तीफे के बाद जो नायब सैनी थे ये बने हैं कौन? हरियाणा के नए मुख्यमंत्री। अब यहाँ पर बात आई है हरियाणा की, तो इसकी राजधानी है चंडीगढ़, और इसके जो राज्यपाल हैं वो हैं भंडारू दत्तात्रेय। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर है, किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया की सबसे लंबी बाईलेन सुरंग, जिसका नाम है सेला सुरंग, इसका उद्घाटन किया है? तो देखिए, अगर हम बात करें सेला सुरंग की, तो इसका उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर किया है? तो ये किया है अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में। तो ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है। तो आप इमेज में देख सकते हो, ये है सेला सुरंग, जिसका उद्घाटन अभी हुआ है कहाँ पर? ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में। अब देखिए, इसका उद्घाटन जैसे कि मैंने आपको बताया किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और इस सुरंग की जो नींव रखी गई थी वो रखी थी साल 2019 में। ये 13,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी बाईलेन सुरंग है, और इसमें 2 सुरंगें और एक लिंक रोड है। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य तवांग क्षेत्र को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करना। अब देखिए, जो तवांग एरिया है ये बेसिकली अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, और उसी एरिया में जो है कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए इस सुरंग को जो है बेसिकली वहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, और उद्घाटन किसने किया है? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने। नींव रखी थी साल 2019 में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसको हम कहते हैं सीबीएसई, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष, तो ये बने हैं राहुल सिंह। तो ऑप्शन नंबर डी, ये आपको ध्यान रखना है कि राहुल सिंह ये बने हैं सीबीएसई के नए अध्यक्ष। इन्होंने किसका स्थान लिया? तो पहले जो यहाँ की अध्यक्ष थी उनका नाम था निधि छिब्बर, और इन्हीं का स्थान लिया है किसने? राहुल सिंह ने। अगर हम बात करें सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो इसकी स्थापना ये हुई थी 1929 में। मुख्यालय ये है इसका नई दिल्ली में। और इसका जो ध्येय वाक्य है वो है अस्तु मम सद्गम्य, यानी कि हे प्रभु हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो। हालांकि दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, बट लाइक अगर आप सीबीएसई स्टूडेंट हो तो कभी पूछ भी सकते हैं एग्जाम में, तो मतलब इंटरव्यू कभी आपका हो तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। बाकी एज यूजुअल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। बस आपको इसका हेडक्वार्टर और इसकी स्थापना ये आपको पता होना चाहिए। नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राहुल सिंह ये बने हैं, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, मार्च 2024 में किसे चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए, अगर हम बात करें चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये हुए हैं ज्ञानेश कुमार, और दूसरे हुए हैं सुखबीर सिंह संधू, यानी कि उपयुक्त दोनों इसका सही आंसर होगा। इमेज में आप देख सकते हैं, ये हैं सुखबीर सिंह संधू और ये हैं ज्ञानेश कुमार, जिन्हें अभी चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पर बात आई है चुनाव की, तो सबसे पहले हम जानेंगे किसके बारे में? भारतीय निर्वाचन आयोग। तो देखिए, अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इसकी स्थापना ये हुई थी 25 जनवरी 1950 को। मुख्यालय इसका दिल्ली में है, और इसके जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो है राजीव कुमार, और पहले निर्वाचन आयुक्त ये थे सुकुमार सेन। तो ये भी कई बार पूछ लेते हैं कि पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे। अब देखिए, जो हमारा ईसीआई होता है यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो उसमें 3 मेंबर होते हैं। एक होते हैं टॉप पर, जिन्हें हम कहते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जो कि वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार, जो मैंने अभी आपको बताया। उसके नीचे होते हैं निर्वाचन आयुक्त, जो कि अभी नियुक्त हुए हैं, जिनका नाम है ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू।
पहले जो यहाँ पर थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद इन दोनों को यहाँ पर अपॉइंट किया गया। तो नाम दोनों के इम्पॉर्टेंट है, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। किसके ये आयुक्त बने हैं, चुनाव आयुक्त बने हैं, दोनों को नाम ध्यान रखना है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो ये है कौन, राजीव कुमार। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में खाद्य स्वच्छता पर कोडेक्स समिति के 54वें सत्र का आयोजन ये कहाँ किया गया है? तो ये हुआ है केन्या नैरोबी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। अब ये कोडेक्स समिति की जो ये बैठक हुई है ये हुई है नैरोबी केन्या में। कब से कब तक हुई है? तो 11 से लेके 15 मार्च 2024 के बीच में इसका आयोजन किया गया। और इसका जो संस्करण था या फिर आप कहें सत्र था, तो ये था इसका 54वां सत्र। और ये पहली बार हुआ है जब ये केन्या में आयोजित हो रही है। पहले अलग अलग जगह पर होती थी, लेकिन केन्या में ये पहली बार हो रही है, तो इसलिए भी आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा मौसम टावर का उद्घाटन ये कहाँ किया गया है? तो देखिए, भारत का सबसे ऊंचा मौसम टावर, इसका उद्घाटन ये हुआ है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? भोपाल में। तो ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, 13 मार्च को जो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं किरण रिजिजू, इन्होंने मध्य प्रदेश के भोपाल में देश का सबसे ऊंचा मौसम टावर का जो है उद्घाटन किया है वर्चुअली। वर्चुअली का मतलब होता है कि वो फिजिकली तौर पर वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे, जाकर उन्होंने खुद से नहीं किया है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उसका उद्घाटन हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें क्या होगा कि 3 घंटे पहले ही जो बादल की लोकेशंस वगैरह है उसका पता चल जाएगा, कब बारिश होगी इस चीज़ का पता चलेगा। और ये जो है दक्षिण एशिया का अपनी तरह का, यानी कि इस तरीके का ये अपना एक लौता और सबसे बड़ा सेंटर है, जो कि स्थापित हुआ है कहाँ पर? मध्य प्रदेश के शहर भोपाल में। और अगर हम बात करें इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो इसका मुख्यालय ये होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, जो कि कहाँ पर है? पुणे में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, मार्च 2024 में यूएनडीपी द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो रैंकिंग का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि यूएनडीपी के द्वारा जो रैंकिंग जारी होती है लैंगिक असमानता सूचकांक, इसमें भारत का स्थान ये है 108, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। जारीकर्ता जैसे कि मैंने आपको बताया कौन है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं यूएनडीपी। टॉप 3 कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर नाम आता है डेनमार्क का, फिर आता है नॉर्वे एंड देन आता है स्विट्ज़रलैंड। आपको भारत की रैंक याद रखनी है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका स्थान है क्या? 108। अब देखिए, ये जो सूचकांक है ये 2022 का है, लेकिन जारी ये 2024 में हुआ है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, 2022 का ही है ये, लेकिन इसको बस जारी किया है इस साल, यानी कि साल 2024 में। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंप दी है। तो इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, अगर हम बात करें वन नेशन वन इलेक्शन, तो इस पर एक कमेटी बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष थे हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति, जिनका नाम है रामनाथ कोविंद जी। और इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है ये सौंप दी है भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके अध्यक्ष आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो सही आंसर होगा रामनाथ कोविंद। अब ये पैनल कब बना था? तो ये बस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो ये बना था 2 सितंबर 2023 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, मार्च 2024 में किस देश के पहले निजी क्षेत्र के रॉकेट कैरोस का प्रक्षेपण जो है वो विफल रहा है? तो देखिए, रॉकेट का नाम है कैरोस, इसका जो प्रक्षेपण है वो मतलब ये विफल रहा है, मतलब जैसे इन्होंने इसको छोड़ा तो ये बीच में ही क्या हुआ? ब्लास्ट हो गया। तो ये किस देश का पहला निजी क्षेत्र का रॉकेट था? तो ये था बेसिकली किसका? तो इसका सही आंसर है आपका जापान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आप देख सकते हैं जैसे इसको लॉन्च किया कुछ ही सेकंड के बाद जो है ये क्रैश हो गया था, तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो मिशन था या फिर आप कहें कि रॉकेट था ये फेल हुआ है। नाम ध्यान रखना है, कैरोस किस देश का है? तो ये है जापान का, और ये जापान का पहला निजी क्षेत्र का रॉकेट है, इसलिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, कैरोस का जो ये नाम का जो ये रॉकेट है ये जापान की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है जिसका नाम है स्पेस वन, इसके द्वारा लॉन्च किया गया, और लॉन्चिंग के मात्र 5 सेकंड के बाद इसमें विस्फोट हो गया था। ठीक है। और ये जो बात है स्पेस वन की, ये कंपनी ये बनी थी साल 2018 में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका,
दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण ये कहाँ किया गया है? तो देखिए, दुनिया की पहली है 3D प्रिंटेड मस्जिद, तो इसलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका निर्माण ये हुआ है कहाँ पर? तो इसका सही आंसर है सऊदी अरब, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, सऊदी अरब के जेद्दा के अल जवाहरा उपनगर में दुनिया की पहली 3D मुद्रित मस्जिद का निर्माण ये पूरा किया है किसने? वाजनात अब्दुल वाहिद ने। अब ये जो लेडी थी, इन्होंने बेसिकली अपने दिवंगत पति को श्रद्धांजलि देने के लिए इस मॉस्क का या फिर आपके इस मस्जिद का यहाँ पर उद्घाटन किया या फिर आपका इसको पूरा करवाया। तो नाम ध्यान रखना है, वाजनात अब्दुल वाहिद। किस लिए बनवाया? अपने पति को श्रद्धांजलि देने के लिए। ठीक है, कहाँ पर? सऊदी अरब में। और इस मस्जिद का जो पूरा एरिया है वो कितना है? ये है 60,000 वर्ग फुट। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या यूटी ने पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु की शुरुआत की है? तो देखिए, अगर हम बात करें ऑपरेशन कामधेनु, तो इसकी शुरुआत ये की है जम्मू कश्मीर ने। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका सही हो जाएगा। तो देखिए, जम्मू और कश्मीर में पुलिस ने जम्मू सांबा और कठुआ पुलिस रेंज में पशु तस्करी के बड़े पैमाने पर समस्या को रोकने के लिए इस ऑपरेशन को शुरू किया है, जिसका नाम है ऑपरेशन कामधेनु। और इस कार्रवाई का उद्देश्य न केवल तत्काल तस्करी गतिविधियों से निपटना है, बल्कि इन अवैध कार्यों के पीछे के मास्टरमाइंड्स जो भी होते हैं उनको भी निशाना बनाना है। मतलब जो भी इस चीज़ के पीछे होता है, तस्करी के पीछे, उन सभी को पकड़ना इस बेसिकली ऑपरेशन का पर्पस है। नाम ध्यान रखना, ऑपरेशन कामधेनु। बच्चे कंफ्यूज करते हैं यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में, हालांकि देखिए वहाँ पर अलग स्कीम है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें मार्च 2024 में ये कहाँ हुई है, तो ऑपरेशन कामधेनु ये बेसिकली हुई है आपकी जम्मू कश्मीर में। फिर है मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक ये है 134, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, इसके जारीकर्ता तो ये है यूएन। टॉप 3 अगर कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो ये है स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में सिप्री के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक बना है? यानी कि सबसे ज़्यादा जो हम इंपोर्ट करते हैं किस चीज़ को? हथियारों को। तो उसमें सबसे टॉप पर जो कंट्री है वो कौन सी रही है? तो ये है अपना प्यारा देश भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये की है सिप्री ने। तो सिप्री के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। सिप्री, जिसकी फुल फॉर्म होती है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो शीर्ष 3 देश है, तो पहले पर तो नाम आता है भारत का, फिर नाम आता है सऊदी अरब का, और थर्ड नंबर पर आता है नाम किसका? कतर का। अगला क्वेश्चन है आपका, फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब ये किसने जीता है? तो देखिए, अगर हम बात करें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब, देखिए हर साल हर महीने क्या होता है, आईसीसी मंथ के जो है प्लेयर्स ऑफ द मंथ ये अनाउंस करती है। जनवरी के लिए भी किया गया था, ऐसे ही फरवरी के लिए किया गया है, और आगे जितने भी मंथ आएंगे आईसीसी हर मंथ के लिए जो है बेसिकली प्लेयर ऑफ द मंथ को चुनती है। तो अगर हम बात करें फरवरी माह यानी कि फरवरी 2024 के लिए किसको चुना है? तो ये चुना है एनाबल सदरलैंड महिला कैटेगरी में, और यशस्वी जायसवाल ये है मेल कैटेगरी में। ये बिलोंग करते हैं भारत से और ये बिलोंग करती हैं ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए किस राज्य सरकार ने निंगल नलमा यानी कि क्या आप ठीक हैं इस योजना की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है बेसिकली तमिलनाडु सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर बी ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए, तमिलनाडु की सरकार ने निंगल नलमा, जिसको सिंपल अगर हम कहें तो इसका मतलब होता है क्या आप ठीक है, योजना की शुरुआत की है। और ये बेसिकली लाभार्थी की आउटरीच कार्यक्रम है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है कि जितनी भी योजनाएं होती हैं उनके कार्यान्वयन की समीक्षा करना और जनता की शिकायतों का समाधान करना। फिर रामविलास पासवान द वेदरवैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की किसने लिखी है? तो इसके लेखक हैं शोभना के नायर। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपके यहाँ पर सही हो जाएगा। बुक्स एंड ऑथर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। रामविलास पासवान द वेदरवैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। फिर 7वीं बार संतोष ट्रॉफी 2023-24 का खिताब ये किसने जीता है? तो देखिए, 7वीं बार अगर हम बात करें संतोष ट्रॉफी की, तो ये खिताब जीता है किसने? सर्विसेज ने। ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, 7वीं बार जीता है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, नाम है इस टीम का क्या? सर्विसेज। आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था अरुणाचल प्रदेश के गोल्डन जुबली स्टेडियम में।
इसका जो संस्करण था ये था 77वां। और विजेता टीम तो ये रही है सर्विसेज, कौन सी बार, 7वीं बार। और उप विजेता तो ये रही है गोवा। सबसे सफल टीम की अगर हम बात करें तो यह है पश्चिम बंगाल, जिसने कुल अभी तक 32 बार ये खिताब को जीता है। आयोजनकर्ता तो ये था अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, जिसके वर्तमान अध्यक्ष हैं कल्याण चौबे। अगला क्वेश्चन है आपका, मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है? तो कोचरब आश्रम का उद्घाटन ये हुआ है गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, अगर हम बात करें कोचरब आश्रम की, तो मोदी जी ने उद्घाटन किया है कहाँ पर? गुजरात में। अब ये आश्रम है क्या? तो देखिए, कोचरब आश्रम की स्थापना गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 25 मई 1915 को ही की थी। और यह भारत में उनके द्वारा स्थापित पहला आश्रम था। और 17 जून 1917 में आश्रम को साबरमती नदी के तट पर एक बंजर भूमि स्थानांतरित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो ये किया है कहाँ पर? मॉरिशस विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। देखिए, अभी हाल फिलहाल में जो है हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये मॉरिशस की यात्रा पर थी, और उसी दौरान मॉरिशस विश्वविद्यालय ने इन्हें डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। फिर किस राज्य या फिर यूटी में भारत के पहले फ्यूचर लैब सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो भारत के पहले फ्यूचर लैब सेंटर का उद्घाटन ये हुआ है कहाँ पर? तो सही आंसर है त्रिवंतपुरम, केरला। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, 13 मार्च को केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सीडेक त्रिवंतपुरम में भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन किया है। और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम है सेंटर फॉर सेमीकंडक्टर चिप्स एंड सिस्टम्स फॉर स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसका नाम दिया जाएगा। फिर मार्च 2024 में शोधकर्ताओं ने किस देश में 8 आँख और 8 पैरों वाली बिच्छू की एक नई प्रजाति की खोज की है? तो ये खोज हुई है थाईलैंड में। ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, शोधकर्ताओं ने थाईलैंड के क्रंचन नेशनल पार्क में इसकी खोज की, और इसका नाम ये रखा गया है यूकोकॉर्स्पियस क्रैचन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका क्वेश्चन, मार्च 2024 में किस देश ने अपने पहले लेज़र हथियार जिसका नाम है ड्रैगन फायर, इसका परीक्षण किया है? तो ये किया यूनाइटेड किंगडम ने। ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने 11 मार्च को अपने पहले लेज़र हथियार का परीक्षण किया है, जिसका नाम रखा गया है ड्रैगन फायर। और इसमें जो वहाँ का रक्षा मंत्रालय है उसने ये बोला है कि ये कम कीमत वाला हथियार आगे आने वाले समय में मिसाइल्स की जगह भी ले सकता है, और इस लेज़र हथियार से ड्रोन को आसानी से मार गिराया जा सकता है। फिर मार्च 2024 में समाचारों में रही ब्लू लाइन निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच में सीमा के रूप में कार्य करती है? तो अब जैसे मैप में देखोगे ये है ब्लू लाइन, ये किन 2 देशों के बीच में बेसिकली यहाँ पर लाइन क्रिएट करती है? तो ये है आपका लेबनान और सीरिया। तो ऑप्शन नंबर लेबनान और इज़राइल। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो ब्लू लाइन है ये है बेसिकली किस किस के बीच में मुख्य था? तो ये है लेबनान और इज़राइल के बीच में। आजकल मैपिंग से क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम्स में। अभी देखिए, इज़राइल का काफ़ी इशू था, तो इससे क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसकी मैपिंग आपको अच्छे से करनी है। तो ध्यान रखिएगा, ब्लू लाइन ये है आपकी लेबनान और इज़राइल के बीच में। फिर रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो रणजी ट्रॉफी 2024 की अगर हम बात करें तो इसका खिताब ये जीता है मुंबई ने। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, विजेता टीम रही है मुंबई और इसने अपना 42वां खिताब जीता है। और उप विजेता की बात करें तो ये रही है विदर्भ। रणजी ट्रॉफी की अगर हम बात करें तो रणजी ट्रॉफी भारत की प्रमुख घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी है, जिसका नाम KS रणजीत सिंह जी के नाम पर रखा गया है। और रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सबसे सफल टीम ये है कौन सी? मुंबई, जिसने जीते हैं अभी तक 42 खिताब। फिर बुर्किना फासो, नाइजीरिया और तंजानिया सहित 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्री ने मलेरिया से होने वाली मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है यावांडे घोषणा। ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है। अब ये घोषणा क्या है? तो बेसिकली इसका उद्देश्य होने वाला है स्वास्थ्य बुनियादी ढांचों को मजबूत करना, कर्मियों की क्षमता का विस्तार करना और कार्यक्रम पर्यावरण को बढ़ाना।
अगला क्वेश्चन है, BWF फ्रेंच ओपन पुरुष युगल 2024 का खिताब ये किसने जीता है? तो ये जीता है किसने? सही आंसर है आपका यहाँ पर सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और ये दोनों इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बैक टू बैक इन्होंने काफ़ी सारे पुरस्कार जीते हैं और साथ ही में अभी इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। अब देखिए, ये जो गेम था BWF फ्रेंच ओपन पुरुष युगल 2024, इसका आयोजन ये हुआ था 10 मार्च 2024 को पेरिस, फ्रांस में। विजेता रहे हैं भारत की तरफ से सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, और उप विजेता तो यह चीनी टाइपे से ली जे यू और यांग पो हुयान। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, विजेता आपको ज़रूर याद रखना है जिसका नाम है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। और यह आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों ने दूसरी बार फ्रेंच ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब ये जीता है। फिर है NCSC यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुए हैं किशोर मकवाना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें NCSC तो देखिए हमारे संविधान में लिखी हुई है बात, तो ये एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना हुई थी 1978 में। और जब हमारा 89वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, जिसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को 2 भागों में विभाजित किया था, जो कि थे NCSC और NCST। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल भी आप ध्यान रख सकते हो, आर्टिकल 338 और आर्टिकल 338A। फिर है मार्च 2024 में केंद्र सरकार के द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये लागू किया गया। ये कानून संसद में कब अधिसूचित किया गया था? तो ये हुआ था साल 2019 में। देखिए बात ये हुई थी कि 2019 में ये बात चली थी कि CAA लेके आएंगे, तब काफ़ी प्रोटेस्ट हुए। फिर उसके बाद ये बात हुई कि जनवरी के माह में 2020 में इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, लेकिन तब इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो सही से फॉर्म नहीं हुए थे। तो और उसके बाद कोरोना का टाइम पीरियड आ गया, तो तब ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। और अभी आपने इसको न्यूज़ में ज़रूर देखा होगा, केंद्र सरकार के द्वारा ये अधिसूचित किया गया है। कब? तो ये हुआ है आपका फिर से 2024 में 11 मार्च को ये पूरे भारत में लागू हो गया है। तो देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 11 दिसंबर 2019 को भारत की संसद के द्वारा अधिनियमित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें क्या है बेसिकली, तो इसमें जो हमारे 3 पड़ोसी मुस्लिम देश हैं, जो कि है आपका अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, वहाँ के जो गैर अल्पसंख्यक हैं उनको बेसिकली नागरिकता देने की यहाँ पर बात की गई है। फिर है उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो पहला होम्योपैथिक कॉलेज ये स्थापित किया जाएगा जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने ये घोषणा की है कि वो पहला होम्योपैथिक कॉलेज खोलेंगे कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के जरसोटा क्षेत्र में, और ये लगभग 80 करोड़ रुपये की लागत से यहाँ पर बनाया जाएगा। फिर है मार्च 2024 में नौसेना अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस का आयोजन ये कहाँ किया गया है? तो ये हुआ है सेशल्स में, ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। आयोजन 26 फरवरी से 8 मार्च के बीच में, और इसका उद्घाटन किया है सेशल्स के राष्ट्रपति वेवल रामकलावन के द्वारा। और भारत का प्रतिनिधित्व तो इसमें किया है किसने? INS तीर ने इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है। फिर 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में ब्यूटी विद अ पर्पस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये हुई है नीता अंबानी, ऑप्शन नंबर डी। अब आप मुझे बताओगे कि इस बार की मिस वर्ल्ड ये कौन बनी है और ये आयोजन ये कहाँ पर हुआ है। फिर किस राज्य और यूटी में गोरसम कोरा महोत्सव 2024 ये मनाया गया है? तो ये मना है कहाँ पर? तवांग, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आयोजन स्थल बेसिकली तवांग में भी कहाँ पर हुआ? जेमिथांग में। राज्य अरुणाचल प्रदेश। आयोजन तिथि है 7 से 10 मार्च के बीच में, और इस बार की जो थीम है वो है जीरो वेस्ट फेस्टिवल। फिर भारत ने 11 मार्च 2024 को न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 जिसको हम मिशन दिव्यास्त्र के नाम से भी जान रहे हैं, उसका पहला सफल परीक्षण किया है। तो इसे किसने विकसित किया है? तो ये किया है DRDO ने, ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। DRDO की बात करें, फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1958, मुख्यालय है नई दिल्ली में, और अध्यक्ष तो यह है समीर V कामत। फिर केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में कीर्ति नामक एक अद्वितीय प्रतिभा खोज कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? तो ये किया है चंडीगढ़ में, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर कीर्ति का नाम मतलब फुल फॉर्म है क्या?
खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, तो ये फुल फॉर्म है किसकी? कीर्ति की। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें 9 से लेकर 18 वर्ष की आयु के बीच में जितने भी टैलेंटेड एथलीट हैं उनको पहचाना जाएगा जो अभी वर्तमान में स्कूल में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में लगातार छठे वर्ष एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसे मिला है? तो ये मिला है नई दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे को। ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत का पहला एकल खंभों वाला एक्सप्रेस वे जिसका नाम है द्वारका एक्सप्रेस, इसका उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन ये किया है गुरुग्राम हरियाणा में। ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है। तो उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री जी ने। लंबाई है इसकी 18 किलोमीटर और ये 8 लेन का जो एक्सप्रेस वे है वो दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और गुरुग्राम बाईपास से सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करता है। फिर किस राज्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन ये हुआ है बीकानेर राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए गणतंत्र के रूप में भारत के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में इस अभियान का आयोजन किया गया और अभियान में शामिल मुख्य व्यक्ति थे भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री जिनका नाम है अर्जुन राम मेघवाल। और इसका उद्देश्य क्या है? भारत के संविधान ने उल्लेखित सिद्धांतों के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता की याद दिलाना। फिर है मार्च 2024 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश कौन सा बना है? तो ये बना है भारत और पहला नंबर आता है किसका? चाइना का। ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए भारत जो है वो चाइना के बाद अब 2014 से 24 के बीच में बेसिकली दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश यहाँ पर बना है। फिर है 96वें अकादमी पुरस्कार जिसको ऑस्कर अवार्ड्स के नाम से भी जानते हैं, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है सिलियन मर्फी या फिर किलियन मर्फी, दोनों ही नाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। आयोजन इसका हुआ था 10 मार्च को। कहाँ पर? ये हुआ था लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया के डॉल्बी थिएटर में। सर्वश्रेष्ठ जो एक्टर हैं वो है किलियन मर्फी। सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस जो है वो है एमा स्टोन फॉर द मूवी पुअर थिंग्स। बेस्ट डायरेक्टर तो ये है क्रिस्टोफर नॉलन फॉर द मूवी ओपेनहाइमर। और बेस्ट फिल्म भी कौन सी बनी है? तो ये बनी है ओपेनहाइमर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF ने अपना 55वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो ये मनाया है 10 मार्च 2024 में। ऑप्शन नंबर डी। CISF की अगर हम बात करें तो स्थापना ये हुई थी 10 मार्च 1969। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में और ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि जो CISF के प्रमुख है इनका नाम आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जो कि है नैना सिंह, क्योंकि ये CISF की प्रमुख बनने वाली पहली महिला है, इसलिए इनका नाम काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मार्च 2024 में जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान के 5वें संस्करण की शुरुआत ये किसने की है? तो ये की है गजेंद्र सिंह शेखावत ने। ऑप्शन नंबर ए। तो ये वर्तमान में हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। विषय क्या है इसका? तो विषय है नारी शक्ति से जल शक्ति। शुभारंभ ये किसके सहयोग से हुआ है? तो पेयजल और स्वच्छता विभाग के सहयोग से इसका शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य है जागरूकता बढ़ाना और स्थायी जल प्रथाओं को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है मार्च 2024 में भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा किस देश के साथ सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन ये किया गया है? तो सी डिफेंडर्स 2024 की बात करें तो ये हुआ है USA के साथ में। ऑप्शन नंबर डी। तो आयोजन ये क्या है? भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा, जिसका उद्देश्य है द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए इसका यहाँ पर आयोजन किया जाता है। आयोजन तिथि तो ये थी 9 से 10 मार्च 2024 के बीच में। कहाँ पर? पोर्ट ब्लेयर के तट पर। अगला क्वेश्चन है भारत की पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं देवेंद्र झाझरिया। ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है जेम्स एंडरसन 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बन गए। इनका संबंध किस देश से है? तो ये बेसिकली बिलोंग करते हैं कहाँ से? इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए टेस्ट इतिहास में इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले महान तेज जो गेंदबाज हैं ये कौन बने हैं? ये बने हैं जेम्स एंडरसन। और इन्होंने बेसिकली कुलदीप यादव को आउट करके अपने टेस्ट जीवन का 700वां विकेट ही अपने नाम किया है। ठीक है।
अब देखिए इससे पहले जो थे 700 क्लब में शामिल, तो वो 2 स्पिनर थे, मुथैया मुरलीधरन और शेन वॉर्न। अब देखिए ये दोनों हैं स्पिनर, और यहाँ पर बात हुई है तेज गेंदबाज की। तो तेज गेंदबाज की कैटेगरी में नाम सबसे पहले शुमार है किसका? जेम्स एंडरसन का, जो कि बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस यानी कि इंटरनेशनल वुमेन्स जज डे 2024 ये कब मनाया गया है? तो ये मना है 10 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। और इसका उद्देश्य क्या रहता है? बेसिकली लड़कियों और युवा महिलाओं को न्यायाधीश और सामुदायिक नेता बनने की इच्छा रखने के लिए सशक्त बनाना। और 2024 का विषय क्या है? तो यह है विमेन इन जस्टिस, विमेन फॉर जस्टिस। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची कांसे की प्रतिमा, जिसका नाम रखा गया है शौर्य की प्रतिमा, का अनावरण किया गया है? तो ये हुआ है असम में। ऑप्शन नंबर ए। तो बेसिकली ये हुई है असम के जोरहट शहर में, और इसका नाम ये रखा गया है शौर्य की प्रतिमा। और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने फरवरी 2022 में इस स्मारक की नींव रखी थी। ठीक है। अगर हम बात करें ये कौन थे लचित बोरफुकन, तो इनका जन्म हुआ था 1622 में, और 1671 में इन्होंने सराय घाट की लड़ाई में मुगल आक्रमण के खिलाफ अहोम सेना का नेतृत्व किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर मार्च 2024 में बिचौम किस राज्य का 27वां जिला बना है? तो बिचौम की अगर हम बात करें तो ये बना है अरुणाचल प्रदेश का 27वां जिला। ऑप्शन नंबर सी। फिर जलवायु परिवर्तन संकट को उजागर करने के लिए इरास्मस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये हुए हैं अमिताभ घोष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ये क्यों मिला है? तो अमिताभ घोष को लेखन के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के वैश्विक संकट को सामने लाने और अकल्पनीय की कल्पना करने के विषय में मतलब भावुक योगदान दिया है, तो इसीलिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त, तो ये बने हैं सत्येंद्र सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने किसका स्थान लिया? तो इन्होंने स्थान लिया है नरेश कुमार गुप्ता का, जिनका कार्यकाल पिछले साल 17 अक्टूबर को समाप्त हो गया था। तो अभी मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त ये बने हैं सत्येंद्र सिंह। फिर धूम्रपान दिवस यानी कि नो स्मोकिंग डे 2024 ये कब मनाया गया है? तो ये मना है 13 मार्च को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। और ये हमेशा फिक्स नहीं रहता, ये बेसिकली हर साल जो मार्च महीना है उसके दूसरे बुधवार को मनाते हैं। और इस बार जो ये बुधवार था ये था कौन सी डेट को? 13 मार्च को। तो इसलिए 13 मार्च को मना है क्या? आपका नो स्मोकिंग डे। और इस बार की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है बच्चों को तंबाकू प्रोडक्ट से बचाना, यानी कि प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रंस फ्रॉम टोबैको प्रोडक्ट्स। अगला क्वेश्चन है सर रिचर्ड हेडली पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं सचिन रविंद्र, जो कि बिलोंग करते हैं न्यूजीलैंड से। ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पर ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पर नाम आया सर रिचर्ड हेडली पदक का, तो सबसे कम उम्र में जीता है किसने? सचिन रविंद्र ने, जो कि बिलोंग करते हैं न्यूजीलैंड से। और ये अगर हम बात करें सर रिचर्ड हेडली, तो ये न्यूजीलैंड के ही पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी हैं, जिन्हें क्रिकेट के इतिहास में महानतम तेज गेंदबाज और ऑलराउंडर के रूप में जाना जाता है। और इन्हीं के नाम पे ये मेडल है। फिर ये विश्व पाई दिवस ये कब मनाया जाता है? तो विश्व पाई दिवस की अगर हम बात करें तो ये मनाते हैं 14 मार्च को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की अगर हम बात करें तो ये फ़िलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। फ़िलिस्तीन जो कि एशिया महाद्वीप में पड़ता है, उसकी राजधानी यह यरूशलेम और रामल्ला के नाम से भी जानते हैं, मतलब 2 राजधानी इसकी बेसिकली यहाँ पर दिखाई गई थी। राष्ट्रपति तो यह है महमूद अब्बास, और जो प्रधानमंत्री अभी बन गए हैं वो है मोहम्मद मुस्तफ़ा। अब यहाँ पर देखिए कोई एक पर्टिकुलर करेंसी नहीं है, यहाँ पर 3 करेंसी का इस्तेमाल होता है, जो कि है मिस्री पाउंड, इजरायली न्यू शेकेल और साथ ही में जॉर्डियन दिनार। फिर है उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो नए मुख्य सूचना आयुक्त ये बने हैं राजकुमार विश्वकर्मा। तो ऑप्शन नंबर ए ये आपको ध्यान रखना है, ये बने हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त। फिर 10 मार्च 2024 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित कलाकार कपिल देव प्रसाद का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें सम्मानित किया गया था साल 2023 में। ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। और देखिए बबन बूटी साड़ी बुनाई की कला के लिए इन्हें बेसिकली साल 2023 में
पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये किया है पीएम सूरज को। ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है, मंत्रालय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। और बेसिकली जो पीएम मोदी ने वंचित उद्यमियों के लिए ऋण सहायता पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस पोर्टल को लॉन्च यहाँ पर किया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जारी FIH पुरुषों की विश्व रैंकिंग में कौन सा देश टॉप पर है? तो यहाँ पर जो टॉप है पुरुष वाली रैंकिंग में, तो ये है नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर बी। भारत के स्थान की बात करें, भारत है चौथे स्थान पर और टॉप 3 कंट्रीज़ है नीदरलैंड, बेल्जियम और जर्मनी। वहीं अगर हम बात करें फीमेल रैंकिंग में, तो फीमेल रैंकिंग में भी नीदरलैंड ही टॉप पर है, लेकिन टॉप 3 कंट्रीज़ में अगर हम बात करें तो शुमार है नीदरलैंड, अर्जेंटीना और जर्मनी। वहीं बात करें भारत का स्थान, तो ये है कौन सा? 6। तो देखिए पुरुषों की अगर हम बात करें, तो पुरुषों में अगर हम बात करें टॉप 3 कंट्रीज़ की, तो ये है आपका नीदरलैंड, बेल्जियम और जर्मनी। और भारत का स्थान तो ये है यहाँ पर 4th। और वहीं अगर हम बात करें महिला कैटेगरी में, तो महिला कैटेगरी में टॉप में है नीदरलैंड, अर्जेंटीना और जर्मनी, बस ये चेंज है यहाँ पर, ठीक है। और इसमें जो भारत का स्थान है वो है कौन सा? 6th। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने किस दिन को हर वर्ष हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो ये लिया 17 सितंबर को, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए 17 सितंबर 1948 में क्या हुआ था? ऑपरेशन पोलो हुआ था। उसी के तहत जो है उस टाइम के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से इस राज्य को मतलब पूरी तरीके से आज़ादी मिल गई थी, और इसलिए हैदराबाद को आज़ाद कराने वाले शहीदों की याद में इस दिन को मनाने की घोषणा यहाँ पर की गई है। फिर नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस 2024 ये कब मनाया गया है? तो ये मना है 14 मार्च को, ऑप्शन नंबर सी। इसका जो थीम है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये है सभी के लिए पानी, दैट इज़ वाटर फॉर ऑल। फिर मार्च 2024 में किन देशों की नौसेना बलों ने क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा की रक्षा के उद्देश्य से ओमान की खाड़ी के पास एक संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है सुरक्षा बेल्ट 2024 का आयोजन किया है? तो इसमें जो देश शामिल हैं वह है रशिया, चाइना और ईरान, यानी कि उपयुक्त सभी, ये इसका सही आंसर होगा। और इसकी थीम में संयुक्त रूप से शांति और सुरक्षा का निर्माण। फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने IPL 2024 से पहले अपना नाम बदलकर नया नाम क्या किया है? तो ये क्या है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, यानी कि यहाँ पर चेंजेस हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। फिर महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL इतिहास में 6 विकेट लेने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है एलिस पेरी, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं, ऑप्शन नंबर सी। और इन्होंने बेसिकली मुंबई इंडियंस के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए 6 विकेट लेकर इतिहास रचा है। फिर विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, 2024 ये कब मना है? तो ये मना है 15 मार्च, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और इसकी जो थीम है वो है उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार AI, यानी कि फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल AI फॉर कंज्यूमर्स। फिर राज्य भवन बनाने के लिए जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र राज्य पहला राज्य बना है जिसने जम्मू कश्मीर में अब ज़मीन यहाँ पर ली है और वहाँ पर स्थापित किया जाएगा महाराष्ट्र भवन। तो ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। अब इसने कितनी ज़मीन ली है? तो 2.5 एकड़ ज़मीन वहाँ पर ली गई है और इसमें कुल 8.16 करोड़ रुपए की लागत यहाँ पर लगने वाली है। फिर मार्च 2024 में जारी DHL ग्लोबल कनेक्टेडनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान ये है 42, ऑप्शन नंबर ए। ये बेसिकली रिपोर्ट ये 2011 से प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है, जो कि जर्मन लॉजिस्टिक कंपनी DHL द्वारा न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी स्टर्न ऑफ बिजनेस के साथ मिलकर तैयार की जाती है। फिर भारत सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माताओं को भारत में निवेश करने और भारत को EV के निर्माण के क्षेत्र के रूप में निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए किस योजना को मंजूरी दी गई है? तो ये है यहाँ पर क्या? ये है इसका सही आंसर वाहन नीति, ऑप्शन नंबर बी। फिर पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री कौन बने हैं? तो पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री ये बने हैं इशाक डार, ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। आसिफ अली जरदारी ये वहाँ के अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। शहबाज शरीफ वहाँ के प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुए हैं। और वहीं बात करें मरियम नवाज़ की, तो इनके बारे में मैंने आपको बताया था, आप मुझे बताओगे कि मरियम नवाज़ ये कौन है। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में है, राजधानी इस्लामाबाद है और राष्ट्रपति हैं आसिफ अली जरदारी,
और प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ। फिर किस मंत्रालय ने 9 मार्च से लेकर 23 मार्च 2024 तक देश भर में पोषण पखवाड़ा की मेजबानी की है? तो इसकी मेजबानी कर रहा है कौन सा मंत्रालय? तो ये है आपका महिला और बाल विकास मंत्रालय, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, ये 15 दिवसीय पहल है जो पोषण आहार प्रथाओं और महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, और इसका उद्देश्य है पोषण के महत्व पर जोर देने और स्वस्थ खान पान की आदतों की वकालत करने के लिए सार्वजनिक भागीदारी और एक सामूहिक आंदोलन को बढ़ावा देना। फिर किस राज्य और यूटी में कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये जो उद्घाटन है ये हुआ है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए। उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे देश के जो जनजातीय मामलों के मंत्री और कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य है राष्ट्रव्यापी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देकर महत्वपूर्ण जानकारी और सेवाएं प्रदान करके किसानों को सशक्त बनाना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपना 19वां स्थापना दिवस मनाया है कब? तो इन्होंने अपना जो 19वां स्थापना दिवस है ये मनाया है कौन सी तारीख को? 12 मार्च को, ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना हुई थी साल 2007 में, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, और इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान के वो है प्रियांक कानून को। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थे आपके टॉप मोस्ट 70 क्वेश्चन ऑफ दिस वीक। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ टेस्ट के 2 क्वेश्चन जिसके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। और अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया की सबसे लंबी बाईलेन सुरंग जिसका नाम है सेला सुरंग का उद्घाटन किया है? तो ये आपको बताना है ये कहाँ पर, मतलब इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है। इसके अलावा क्वेश्चंस के बीच में भी मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, तो तब भी आप मुझे बताओगे उन सभी के आंसर्स कमेंट सेक्शन में। और इसके अलावा देखिए, हमारी PDF है जनवरी और फरवरी दोनों महीने की हिंदी मीडियम में 2024 के लिए ये आ चुकी है, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा इंडियन पॉलिटी की PDF है रवि सर की, जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के ऊपर है, जिसमें मोर देन 5000 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर दिए गए हैं। दोनों ही PDF आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उनको आप ज़रूर परचेज़ कीजिएगा। और ये कहाँ पर अवेलेबल होंगी? तो ये होंगी आपकी हमारी वेबसाइट पर, जो कि है www.ravibookspdf.com पर। इसके अलावा आपका एप्लीकेशन ऐप भी लॉन्च हो चुका है, जो कि है रवि स्टडी IQ GK के नाम से, जिस पर आप जाकर क्विजेस को सॉल्व कर सकते हो, और वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर का भी एक बैच देखने के लिए मिलेगा, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।